नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानने जा रहे हैं आपका रैंडम फॉरेस्ट के बारे में। तो रैंडम फॉरेस्ट एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो निर्णय लेने के लिए कई डिसीजन ट्री का उपयोग करता है। यह एल्गोरिदम विशेष रूप से तब काम करता है जब हमें विभिन्न विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प चुनना होता है। यह एल्गोरिदम एक समस्या को हल करने के लिए कई डिसीजन ट्री बनाता है और फिर उन डिसीजन ट्री के प्रमाणों को मिलाकर अंतिम निर्णय लेता है। इसे रैंडम क्यों कहते हैं? रैंडम से आप समझ ही रहे होंगे, रैंडम नंबर जैसे हो गए। तो रैंडम फॉरेस्ट में रैंडम शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एल्गोरिदम डिसीजन ट्री को बनाने के लिए डेटा के रैंडम हिस्सों को चयन करता है। इसके अलावा हर डिसीजन ट्री को बनाने के लिए भी रैंडम विशेषताएं फीचर्स का चयन होता है। इस रैंडमनेस का उद्देश्य यह है कि हर डिसीजन ट्री थोड़ा अलग हो, जिससे सभी ट्री का सामूहिक निर्णय अधिक सटीक और विश्वसनीय हो। फॉरेस्ट का मतलब क्या है? फॉरेस्ट का मतलब है जंगल, और इस संदर्भ में यह उन सभी डिसीजन ट्री के समूह को दर्शाता है जिन्हें इस एल्गोरिदम में उपयोग किया जाता है। जैसे कि एक जंगल में कई पेड़ होते हैं, वैसे ही रैंडम फॉरेस्ट में कई डिसीजन ट्री होते हैं। इन ट्रीज़ का सामूहिक निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, जिससे एल्गोरिदम की सटीकता बढ़ जाती है। अब सबसे पहले हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि डिसीजन ट्री क्या होता है, क्योंकि कई डिसीजन ट्री से क्या बन रहा है, आपका रैंडम फॉरेस्ट बन रहा है। तो डिसीजन ट्री एक प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसका उपयोग निर्णय लेने और भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। इसे एक पेड़ के रूप में दर्शाया जाता है जहां पर नोड एक प्रश्न या निर्णय को दर्शाता है और ब्रांचेस उस निर्णय के संभावित उत्तर या परिणाम को दर्शाता है। यह एक बहुत ही सरल और समझने में आसान मॉडल है जो विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब हमें यह समझना होता है कि निर्णय पर कैसे पहुंचा जाए। एक डिसीजन ट्री कैसे काम करता है? तो डिसीजन काम करने का तरीका बिल्कुल एक पेड़ की तरह होता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए इसे निम्नलिखित चरणों में हम समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो इसमें होता है रूट नोड। तो रूट नोड पेड़ का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है जहां से निर्णय लेना शुरू होता है। इस नोड पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो पूरे डेटा को विभाजित करने के लिए चुना जाता है। फिर आता है आपका इंटरनल नोड। रूट नोड से शुरू होकर पेड़ के अंदर कई आंतरिक नोड्स होते हैं जहां पर नोड पर एक नया प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच जाते। फिर इंटरनल नोड्स के बाद आता है आपका लीफ नोड। पेड़ के सबसे निचले हिस्से में स्थित नोड को लीफ नोड कहा जाता है। यह अंतिम निर्णय का परिणाम को दर्शाता है, जो लास्ट आपका जो निर्णय आया। अब इसके फीचर्स और कंडीशंस क्या होती हैं आपके? हर नोड पर एक विशेषता जैसे उम्र, आय आदि को चुना जाता है और उसकी कुछ शर्तों के आधार पर डेटा को विभाजित किया जाता है। उदाहरण जैसे कि आप एक डिसीजन ट्री बनाते हैं कि आपको स्कूल जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। मान लीजिए कि आपको स्कूल जाने के लिए दो रास्तों में से एक चुनना है। रास्ता एक ए है और एक रास्ता बी है। आप एक डिसीजन ट्री बना सकते हैं जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। रूट नोड। अब सबसे पहले रूट नोड में प्रश्न क्या है, जैसे कि क्या आज मौसम अच्छा है? यदि हाँ तो अगला प्रश्न होगा रास्ता ए से जाएंगे या बी से चुनेंगे आप। यदि नो है तो दूसरा निर्णय क्या चाहता है? अगर हाँ तो रास्ता ए, नहीं तो बी। तो यानी कि यस रास्ता है, अगर मौसम अच्छा है, यस है, तो कौन से रास्ते से जाएंगे? नो है तो छाता है आपके पास, वो पूछेगा फिर ए या बी। रास्ता ए पर ट्रैफिक है मान लो, तो रास्ता बी चुने। रास्ता यदि नहीं है तो रास्ता ए चुने। लीफ नोड। रास्ता ए से जाएं या रास्ता बी से जाएं, उदाहरण के विस्तार में समझते हैं। रूट नोड में निर्णय सबसे पहले आप तय करते हैं कि क्या मौसम अच्छा है। अगर मौसम अच्छा है तो आप अगला निर्णय लेंगे। आंतरिक नोड पर निर्णय, अब आप यह देखेंगे कि रास्ता ए पर ट्रैफिक है या नहीं। अगर ट्रैफिक है तो आप रास्ता बी को चुनेंगे। लीफ नोड पर निर्णय अंत में, यदि मौसम अच्छा है और रास्ता ए पर ट्रैफिक नहीं है तो आप रास्ता ए चुनेंगे। इस डिसीजन ट्री के माध्यम से आप हर संभावित परिस्थिति के लिए एक सटीक और तार्किक निर्णय पर पहुंच सकते हैं।
डिसीजन ट्री इसी तरह काम करता है, जहाँ पर नोट पर निर्णय लिया जाता है और अंत में एक निश्चित निर्णय या भविष्यवाणी की जाती है। अब रैंडम फॉरेस्ट को एक जंगल के रूप में सोचने का कारण यह है कि यह एल्गोरिथम कई डिसीजन ट्री का समूह होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक जंगल में कई पेड़ होते हैं। तो यानी कि रैंडम फॉरेस्ट किसका समूह है? आपका बहुत सारे डिसीजन ट्री का। जंगल में कई पेड़, जैसे एक पेड़ में कई, जैसे जंगल में कई पेड़ होते हैं, उनमें हर पेड़ अलग अलग आकार, प्रकार और विशेषताओं वाला हो सकता है, यानी कि सब पेड़ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम में कई डिसीजन ट्री होते हैं, ये सभी डिसीजन ट्री के सामूहिक परिणाम पर आधारित होता है। रैंडम का महत्व क्या है? अब इसकी हम इम्पोर्टेंस समझते हैं। रैंडम का, जंगल में हर पेड़ का विकास उसके आसपास के वातावरण और अन्य पेड़ों से प्रभावित होता है। रैंडम फॉरेस्ट में भी हर डिसीजन ट्री को अलग अलग रैंडम डेटा और विशेषताओं से बनाया जाता है, जिससे हर ट्री थोड़ा अलग होता है। तो हर ट्री में कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग रहेगा, तभी हम एक रैंडम फॉरेस्ट बनाते हैं। जंगल की ताकत क्या है? अब इसको हम फॉरेस्ट की ताकत क्या है? जैसे घना जंगल तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में सक्षम होता है, वैसे ही रैंडम फॉरेस्ट में डेटा में मौजूदी गलती या नॉइज़ को सहन कर सकता है और अधिक सटीक और विश्वसनीय निर्णय ले सकता है। यानी कि रैंडम फॉरेस्ट से हम और अधिक सटीक और विश्वसनीय निर्णय ले सकते हैं। इसलिए रैंडम फॉरेस्ट को एक जंगल के रूप में सोचा जा सकता है, क्योंकि यह कई डिसीजन ट्री को मिलाकर बनाया जाता है, जिसका सामूहिक निर्णय किसी एक डिसीजन ट्री के मुकाबले अधिक सटीक और भरोसेमंद होता है। कैसे काम करता है रैंडम फॉरेस्ट? हाउ डज रैंडम फॉरेस्ट वर्क? रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम को समझने के लिए इसे 4 मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले डेटा को कई हिस्सों में बांटना, स्प्लिटिंग द डेटा। क्या होता है? सबसे पहले आपको डेटा लिया जाता है, इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। इस प्रक्रिया को बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। अब रैंडम चॉइस करते हैं हम डेटा के लिए हिस्से, हम क्या करते हैं उसको चॉइस करते हैं, यानी हर डिसीजन ट्री को अलग अलग डेटा का एक हिस्सा मिलता है। यह सुनिश्चित करते हैं कि हर ट्री थोड़ा अलग होता है और विभिन्न पैटर्न को समझेगा। अब ये जरूरी क्यों है आपका? रैंडम की वजह से हर डिसीजन ट्री का दृष्टिकोण थोड़ा अलग होता है, जिससे पूरा रैंडम फॉरेस्ट का प्रदर्शन अधिक सटीक होता है। यानी कि डिसीजन ट्री हमारे अलग अलग तरीके से उनको काम करते हैं, तो उसका एक प्रदर्शन जो होगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? पहला ये होगा आपका क्रिएटिंग मल्टीपल डिसीजन ट्री, अलग अलग डिसीजन ट्री बनाना। सबसे पहले डेटा को बांटना, फिर अलग अलग डिसीजन ट्री बनाना। क्या होता है? डेटा के इन अलग अलग हिस्सों पर डिसीजन ट्री बनाए जाते हैं। हर ट्री में कुछ अलग फीचर्स का उपयोग किया जाता है और हर ट्री डेटा को अलग अलग तरह से विभाजित करता है। अब इसका प्रोसेस कैसे है? डिसीजन ट्री के निर्माण में डेटा को विशेषताओं को उपयोग किया जाता है, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन से प्रश्न पूछने चाहिए और किन परिस्थितियों में किन निर्णय पर पहुंचना चाहिए। अब क्यों ज़रूरी है आपका ये मल्टीपल ट्रीज बनाना? कई डिसीजन ट्री बनाना इसलिए आवश्यक है ताकि कोई भी एक ट्री पूरी तरह से डेटा के शोर या गलती पर निर्भर ना हो। अलग अलग ट्री बनाने से पूरे मॉडल की सटीकता बढ़ जाती है। अब इसका तीसरा स्टेप है कंबाइनिंग द डिसीजन, सभी निर्णयों को जोड़ना। जब सभी डिसीजन ट्री बना लिए जाते हैं, तब हर ट्री अपने अपने निर्णय देता है। इन सभी ट्रीज के निर्णय को मिलाकर अंतिम निर्णय की ओर बढ़ा जाता है। अब ये कैसे होता है? उदाहरण के तौर पर आपके पास 100 डिसीजन ट्री हैं, तो ये सभी ट्री एक एक करके अपना निर्णय देंगे, फिर ये सभी निर्णय एक साथ मिलाए जाते हैं। अब कैसे, क्यों होता है, ये ज़रूरी क्यों होता है? अलग अलग ट्री के निर्णयों को मिलाकर आप एक संतुष्ट और अधिक सटीक निर्णय प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया अलग अलग ट्री के दृष्टिकोण को एकजुट करने के लिए एक बहुत ही मजबूत मॉडल बनाती है। अब फाइनल डिसीजन बेस्ड ऑन मेजॉरिटी वोट। अब जो फाइनल डिसीजन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारा बहुमत के आधार पर। सभी डिसीजन ट्री के मिलाए गए निर्णय में जो निर्णय सबसे अधिक बार बार आता है, उसे अंतिम निर्णय के रूप में चुना जाता है। इस प्रक्रिया को बहुमत का वोट, मेजॉरिटी वोट कहा जाता है। अब ये काम कैसे करता है? मान लीजिए 100 ट्री में से 60 ट्री ने हाँ का निर्णय दिया है और 40 ने ना का। चूँकि हाँ का निर्णय बहुमत है, तो रैंडम फॉरेस्ट का अंतिम निर्णय हाँ होगा। क्यों जरूरी है बहुमत का वोट लेना? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह डेटा में किसी भी शोर या गलती को संभालने में मदद करता है।
और ट्री का सामूहिक निर्णय लिया जाता है तो गलतियों की संभावनाएं कम होती हैं और मॉडल की सटीकता बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम समझते हैं रैंडम फॉरेस्ट इसी तरह काम करता है, जहां डेटा को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, कई डिसीजन ट्री बनाए जाते हैं और अंत में ट्री के मिलाए गए निर्णय पर आधारित एक सटीक और भरोसेमंद निर्णय लिया जाता है। अब हम समझते हैं आपके रैंडम ट्री के कुछ फ़ायदे यानी कि एडवांटेजेस। रैंडम ट्री एल्गोरिथम में कई डिसीजन ट्री का उपयोग किया जाता है जिससे मॉडल का सटीकता बढ़ जाती है। तो यानी कि इसमें क्या होती है, सटीकता, एक्यूरेसी। तो पहला पॉइंट हो गया आपका एक्यूरेसी। हर डिसीजन ट्री अलग दृष्टिकोण से डेटा का विश्लेषण करता है और इन ट्री के सामूहिक निर्णय से प्राप्त परिणाम, जो इससे रिजल्ट मिलते हैं, परिणाम यानी कि रिजल्ट, अधिक सटीक होते हैं। यह विशेष रूप से तब इम्पॉर्टेंट होते हैं जब डेटा में शोर या जटिलता होती है, नॉइज़ होती है डेटा में, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट इन सभी को संभालने में सक्षम होता है। अब ओवरफिटिंग में भी इसका फ़ायदा है। तब होता है जब एक मॉडल ट्रेनिंग डेटा के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाता है। अब ट्रेन डेटा है, उसके प्रति जब डेटा ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है तो उसको ओवरफिटिंग कहते हैं, जिससे वो नए डेटा पर सही ढंग से काम नहीं कर पाता। तो ये जनरली हमारी जो प्रॉब्लम होती है ओवरफिटिंग की, वो किस में होती है हमारी, ये होती है हमारी डिसीजन ट्री में। लेकिन रैंडम फॉरेस्ट में चूँकि कई ट्रीज़ बनाए जाते हैं और प्रत्येक ट्री अलग अलग रैंडम डेटा सेट पर प्रशिक्षित होता है, इसलिए ओवरफिटिंग की संभावना कम हो जाती है। तो इसमें ओवरफिटिंग की संभावनाएं कम हो जाती हैं, जो कि आपकी रैंडम फॉरेस्ट में कम हो जाती हैं, जो कि आपकी डिसीजन ट्री में अधिक रहती है। इसका मतलब ये मॉडल नए डेटा पर भी अच्छे से काम कर सकता है। वर्सैटिलिटी एक बहुउद्देशीय एल्गोरिथम है जिसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी क्या है, वर्सैलिटी है कि ये कई जगह यूज़ कर सकता है, ना केवल क्लासिफिकेशन कार्यों में बल्कि रिग्रेशन कार्यों में भी प्रभावित होता है, जिससे यह एक बहुत ही लचीला और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला टूल बन गया है। अब इसकी कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहला नुकसान क्या है इसका, कॉम्प्लेक्सिटी। रैंडम फॉरेस्ट को समझना और इसे लागू करना थोड़ा कठिन होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मशीन लर्निंग में नए हैं। डिसीजन ट्री को समझना आसान है, लेकिन जब कई ट्री को मिलाकर रैंडम फॉरेस्ट बनाया जाता है तो इसकी जटिलता बढ़ जाती है, जिसके कारण इसे समझना और उपयोग करने में थोड़ा अधिक समय और प्रयास लग सकता है। दूसरा है कंप्यूटेशन टाइम। क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट में कई फॉरेस्ट ट्री बनाए जाते हैं, इसलिए इसे प्रोसेस करने में समय और संसाधन ज़्यादा लगते हैं। अधिक ट्री का मतलब है कंप्यूटर को अधिक गणना करनी पड़ती है, जिससे प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता है और डेटा सेट बड़ा है तो यह समय और भी अधिक हो सकता है और इसे चलाने के लिए अधिक शक्ति, हार्डवेयर और की आवश्यकता हो सकती है। तो हम कहेंगे रैंडम फॉरेस्ट एक बहुत ही शक्तिशाली और सटीक एल्गोरिथम है, लेकिन इसकी जटिलता और उच्च संसाधन आवश्यकताओं के कारण इसे लागू करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण समझते हैं रैंडम फॉरेस्ट के। स्कूल जाने के लिए रास्ता चुनने का उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको हर दिन स्कूल जाने के लिए दो अलग अलग रास्तों में से एक चुनना है। रास्ता का जो पहला रास्ता है वो ए है और जो दूसरा रास्ता है वो बी है। समस्या है कि आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा रास्ता आज के लिए दिन सबसे बेहतर होगा ताकि आप समय पर स्कूल पहुंच सके। अब दो रास्ते हैं, कौन से में जाता है। तो रैंडम फॉरेस्ट का उपयोग करके बनाया, कई सारे जो रैंडम फॉरेस्ट है वो कई सारे डिसीजन ट्री से बनाया जाता है। तो अलग अलग कारकों को निर्धारित होगा, जैसे कि मौसम हो गया, ट्रैफिक हो गया, पिछला अनुभव हो गया आदि। तो कई सारे इसमें क्या होंगे, डिसीजन ट्री होगी जिनके आधार पे वो आपका डिसीजन लेगा। ये ट्री अपने अपने निर्णय देंगे कि आज कौन सा रास्ता सबसे अच्छा होगा। अंत में बहुमत का निर्णय लिया जाएगा। फ़ायदा यह तरीका आपको उस रास्ते को चयन करने में मदद करेगा जो आज के दिन के लिए सबसे उचित होगा, क्योंकि यह कई दृष्टिकोणों को मिलाकर एक सटीक निर्णय देता है। यानी कि एक एग्जाम्पल ये हो गया कि हमको अगर स्कूल जाना तो ए और बी में से कौन से रास्ते में से जाएं, जिसमें वो कई सारे डिसीजन ट्री के माध्यम से डिसीजन लेगा, जैसे कि आपका मौसम देखेगा, ट्रैफिक देखेगा, पिछला अनुभव देखेगा, इन सब चीज़ों के हिसाब से। दूसरा हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट क्रॉप टू प्लांट। खेती में फसल की पहचान करना कि कौन सा हम लगाएं। स्थिति, एक किसान को यह निर्णय लेना है कि इस सीजन में कौन सी फसल लगानी चाहिए जिससे उसे अधिक पैदावार और मुनाफा हो।
किसान के पास कई विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि गेहूं, धान, मक्का आदि, और उसे यह तय करना है कि कौन सी फसल इस बार सबसे बेहतर होगी। तो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम विभिन्न कारकों जैसे मिट्टी का प्रकार, मौसम की स्थिति, पानी की उपलब्धता, पिछले वर्ष की पैदावार आदि पर आधारित कई डिसीजन ट्री बनाएगा। ये ट्री यह अनुमान लगाएंगे कि किस फसल से सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा। फिर ट्री के सामूहिक निर्णय के आधार पर किसान को यह सटीक सुझाव मिलेगा। तो इससे हमें क्या हुआ, हमने कई सारी क्रॉप्स को देखा, कई सारी फसल्स को, कई सारा पानी को देखा, फिर इसके अलावा मौसम को देखा, मिट्टी का प्रकार देखा। उसके हिसाब से फिर किसान क्या फाइनली डिसीजन लेगा कई सारे डिसीजन में से, और फिर सामूहिक निर्णय जिसमें ज़्यादा आपका मत रहेगा उसके हिसाब से वो फाइनली डिसीजन लेगा। इस पद्धति से किसान सही फसल का चयन कर सकता है, जिससे उसकी पैदावार और मुनाफा बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट हम कहते हैं, एक एग्जाम्पल और होता है, किसी छात्र की परीक्षा परिणाम का अनुमान लगाना, प्रेडिक्टिंग द स्टूडेंट एग्जाम रिजल्ट, कि किस बच्चे के कितने नंबर आएंगे। एक शिक्षक को यह अनुमान लगाना है कि उसके छात्र का इस साल के परीक्षा परिणाम कैसा होगा। शिक्षक के पास छात्र की पिछली परीक्षाओं के परिणाम होंगे कि पहले कैसे पढ़ता था, उसकी कक्षा में उपस्थिति कितने दिन आता था, होमवर्क की गुणवत्ता कैसी है, अन्य कार्यों का डेटा, तो उसका डेटा कलेक्ट करेगा, है ना, कि वो क्लास में कैसा पढ़ता है, क्या करता है। रैंडम फॉरेस्ट का उपयोग, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम इन सभी कारकों के आधार पर कई डिसीजन ट्री बनाएगा और हर ट्री का यह अनुमान लगाएगा कि छात्र का परिणाम कैसा होगा। अंत पर इन ट्री के सामूहिक निर्णय से शिक्षक को यह सटीक अनुमान मिलेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, इस पद्धति से शिक्षक ये अनुमान लगा सकेगा कि छात्र को कहाँ और किस प्रकार की मदद की ज़रूरत है ताकि उसका अंतिम परिणाम बेहतर हो सके। तो इसको अलग अलग फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन में यूज़ सकता है, स्पोर्ट्स में यूज़ सकता है, खेती में यूज़ हो सकता है, जैसे हम पढ़ी रहे। इन उदाहरणों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट विभिन्न परिस्थितियों में सटीक और भरोसेमंद निर्णय लेने में मदद कर सकता है, चाहे वो स्कूल हो, खेती हो, स्कूल आपका छात्रों का हो, उनकी है, इसके अलावा आपका बैंकिंग हो, किसी भी फील्ड में इसको यूज़ हो सकता है, मतलब रियल लाइफ में। अब रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे मेडिसिन में बीमारी का अनुमान लगाना। डॉक्टर और चिकित्सा शोधकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे किस मरीज में संभावित बीमारी का जल्द से जल्द पता लगाएंगे। तो रैंडम फॉरेस्ट की मदद से वो क्या कर सकते हैं, मरीजों में बीमारी होने की संभावना और उसे किस प्रकार से चिकित्सा की ज़रूरत हो सकती है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फाइनेंस में स्टॉक मार्केट में भविष्यवाणी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में फसल की गुणवत्ता पहचानना, है ना, किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण है कि वे अपनी फसल की गुणवत्ता का आकलन करें ताकि वे बेहतर उत्पादन और लाभ प्राप्त कर सकें। अब फाइनली हम क्या कहेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट के इन वास्तविक जीवन के उपयोगों से स्पष्ट होता है कि यह एल्गोरिथम विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह चिकित्सा, वित्त या कृषि हो। यह जटिल डेटा की विश्लेषण करके सटीक और भरोसेमंद निर्णय लेने में मदद करता है। तो आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।